हेलो बच्चों, आप लोग को 65वीं जो मेंस की परीक्षा हो रही है इसके संबंध में मैंने जीएस के सेकंड पेपर का पॉलिटी वाला सेक्शन और इकोनॉमी वाला सेक्शन उसमें जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न संभावित मुझे दिखाई दिए मैं उन्हें भेजा हूँ और आप लोगों को कहा इसको तैयार करें। ठीक है, तो आप और साइंस टेक वाला भी मैं जल्दी ही भेज दूँगा। मैं खुद ही स्टडी कर रहा हूँ कि क्या प्रीवियस ईयर में आया, तो सबको देख के मैं जल्दी भेज दूँगा। हाँ, कुछ ही दिनों LSW के मांग हो रही थी कि सर LSW का भेज दें, तो LSW का भी मैंने कर दिया, तो वो भी आपको भेज रहा हूँ, इसी के लिए मैं आया भी हूँ, वो मैं भेज रहा हूँ। देखिए, लेकिन शर्त ये है, ऑलवेज कहता हूँ सेलेक्टिव से जो मत होइएगा, जो अंतिम चरण होगा उसमें सेलेक्टिव्स होइएगा। जब आप फाइनल रिवीजन करेंगे तब उसको करेंगे। हाँ, ये प्रश्न पहले से तैयार होने चाहिए, ये तय बात। अगर इन प्रश्नों में आपने तैयार नहीं हुए हैं तो आप इन दिनों इसको तैयार कर लेंगे, ये तय है। वैसे LSW से ही सिलेबस छोटा होता है, लगभग बच्चे सब तैयार ही रहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो मेरा प्रश्न मैंने जो देखा है और जो आते रहे हैं, अब ये संयोग भी कहें, इसके पहले भी है कुछ छात्र जो हमसे जुड़े हुए हैं, शायद उनको पता होगा कि एक ईयर में तो ऐसा हुआ कि वो मेरे जो क्रम थे लास्ट एग्ज़ाम के, जो मैं टेस्ट लिया था, टेस्ट सीरीज उस समय मैं लोगों को लिया करता था, उसमें जो मेरा अंतिम टेस्ट था उसमें से 9 प्रश्न थे और उनका क्रम भी वही था। तो बच्चों ने कहा कि सर कहीं ऐसा तो नहीं क्वेश्चन मिल गया था आपको, क्योंकि वो बच्चे जो टेस्ट में शामिल हुए थे उनको वहाँ पर तो कहता ही ये नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई। हालांकि उस साल LSW से बहुत कम बच्चे आए थे, इसके बावजूद भी कभी कभी होता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि कभी भी BPSC में बच्चा पास नहीं करता, सब्जेक्ट पास करता है। इसलिए ध्यान में रखिएगा कि इस वर्ष 64वीं में LSW बहुत अच्छा आया है। ऐसा नहीं कि 65वीं में बहुत अच्छा आ जाएगा, ऐसा नहीं होता बेटा, ध्यान में रखिएगा। अगर कंप्लेंट बहुत चली गई कि 64वीं में आप लोगों ने एक विषय को बहुत ज़्यादा बायस्ड होकर के नंबर दिया है, तो होता है ये। ठीक है, यहाँ पे तो लॉबीबाजी चलती है। BPSC में ध्यान रखिएगा, मैं बता रहा हूँ, सार्वजनिक को बोल रहा हूँ। BPSC में सब्जेक्ट की लॉबिंग चलती है। लोग एग्जाम्सन्स देके फिर अपने अपने टीचर उसके पास, जो पटना यूनिवर्सिटी के और मगध यूनिवर्सिटी के जो टीचर जांचते हैं, उनके घर घर लोग जाते हैं कि सर इस बार मेरा इस सब्जेक्ट को देखिएगा, ध्यान में रखिएगा, कृपा कीजिएगा। तो ये होती है बेटा, बड़े विभाग ढंग से मैं बोलता हूँ। ये अगर कहें आप तो आयोग पर ये आरोप लगते हैं और कहीं कहीं सही भी लगते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि इसके बावजूद भी मेरा अपना कर्म है कि मुझे जितने अच्छे से अच्छे करना। तो इसमें देखिए LSW में जहाँ तक सवाल है, कोशिश ये करना बेटा कि सेकंड, अब तो सेकंड सेगमेंट से लिखना अनिवार्य हो गया, पहले नहीं होता था। पहले तो लोग खाली 5 अक्षर ही लिखते थे। लेकिन अगर मेरा मानना है कि कम से कम सेकंड पेपर के क्वेश्चन से बच्चों के मौलिकता का पता चलता। फर्स्ट पेपर में जो बच्चे हैं तो एक्ट में कुछ करना नहीं, वही जाके लिख देना। ठीक है, लेकिन क्या आप अलग कर सकते हो, ठीक है, उस पर जरूर ध्यान देना। कोशिश ये कीजिएगा जो सेकेंड वाला पेपर है उसमें बहुत सारे डाटा का उपयोग कर सकते हैं आप, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं आप। इन सब चीज़ों से थोड़ा आपकी कॉपी थोड़ी दूसरों लोगों से थोड़ी विशिष्ट दिखेगी और वहाँ पे आप नंबर लाएंगे। ठीक है, मैं किसी दिन एक प्रश्न को लेकर के आपको डिस्कस करूँगा कि ये प्रश्न कैसे लिखे जाएंगे, कैसे होगा, उसका मैं नोट्स भी आपको दे दूँगा, लिखूँगा। ठीक है, मैं लिख करके आपको बताऊँगा। अब मैं आता हूँ प्रश्न पे। खंड क से जो प्रश्न है
उन प्रश्नों को मैं बोल रहा हूँ। देखो, खंडका से जो प्रश्न आएंगे, कोशिश ये होनी चाहिए कि आप वैसे प्रश्नों का चुनाव करें जिसमें अधिक से अधिक अंक ला सकते हैं। ठीक है। अब उसमें एक्ट वाले प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, वहाँ नंबर भी आता है, क्योंकि उसमें अगर आप धाराएं लिखते हो तो वो आपके लिए बढ़िया बहुत स्कोर लाने वाला रहता है। ठीक है। धाराएं नहीं लिखेंगे तो 2-3 मार्क्स जो है आपके कम होंगे, लेकिन गलत लिखेंगे तब ज़्यादा मार्क्स होता है, ध्यान रखो। तो गलत नहीं लिखना, अगर याद नहीं हो धारा तो छोड़ दीजिएगा, गलत लिखिएगा तब नंबर कट सकते हैं। ठीक है। वैसे भी LSW के जो टीचर्स होते हैं, मैं कॉपियाँ देखा हूँ RTI से निकालने के बाद, कहीं कटिंग नहीं रहती है। ठीक है। कुछ नहीं रहता है, जितना आपने लिखा है, ध्यान में रखिएगा, जितना आपने लिखा है उस सब में टिक मारा रहता है। गलत लिखा कि सही लिखा पढ़ते भी नहीं है परीक्षक, मैं तो दावे के साथ कहता। इसीलिए जो लक्ष्यधार भाषा वाला व्यक्ति है और पन्ना भर देता है, ठीक है, नंबर आते हैं उनको, भ्रम में मत रहिएगा कि नहीं आते। पूरे कॉपी पढ़ करके नंबर देगा, कई ऐसे मैं क्वेश्चंस दिखाऊंगा तो उसको रंग देना चाहिए और 2 नंबर से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, 35-38 नंबर। लेकिन उनको भी नंबर है, 17-18 नंबर दिए गए, अर्थ का अनर्थ लिखा है, फिर भी नंबर आए। इससे पता चलता है कि कॉपी के जांचने की प्रक्रिया कितनी त्रुटिपूर्ण है। ठीक है। मेरा ये आयोग पर रहा है गंभीर, क्योंकि पहले कुछ पता नहीं चलता था। आप तो RTI एक्ट के तहत आप मंगवाते हो अपनी कॉपी, सारी कारस्तानी मुझे दिखाई पड़ती कि क्या ये लोग करते हैं। कोर्ट में जवाब देते नहीं बन रहा, ये केसेस में भी कर रखा हूँ, कोर्ट में उनको जवाब देते बन नहीं रहा आयोग को, तो आप समझ सकते। इसलिए बोल रहा हूं कि अगर क्वेश्चन ना भी आए, छोड़कर मत आना। मेरे कहने का तात्पर्य क्या समझ गए होगे? सब आयोग में ऑलरेडी तुम लोग एग्जाम नहीं हो, पता है, ध्यान में रखना। कोई क्वेश्चंस पढ़ के गए हो उसके संबंधित, और इसमें प्रावधान इसको अलग नहीं है, वो ऐसा घुमा फिरा के लिखो, पन्ना भर देना, लास्ट में, लास्ट वाले पन्ने में, पहले रिस्क मत लेना, लास्ट वाले में लिखना, देखना उसके बाद RTI कॉपी मंगा के मैं क्या सच बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ। ठीक है। श्रम विधान से आप क्या समझते हो? इसके मूलभूत सिद्धांत क्या हैं? भारतीय संविधान में श्रम संबंधी उपबंधों का वर्णन कीजिए। अब ये प्रश्न अगर सिद्धांत वाला आया और आपके पास ऑप्शन है दूसरा प्रश्न लिखने का, मत लिखिएगा। ठीक है। गेस कर दिए हैं, ये सब विकट स्थिति के लिए है, जब कुछ ना समझ में आ रहा हो तब के लिए है। लेकिन भारतीय संविधान में श्रम संबंधी उपबंध लिखने के लिए आया, तब आप इसको लिख सकते हैं। सिद्धांत वाला बहुत एनालिटिकल है, बहुत नंबर बहुत अच्छा नहीं आएगा। लेकिन श्रम संबंधी वाला चूंकि आर्टिकल है, संवैधानिक तत्व है, आर्टिकल वाइज लिखिएगा आप, वहाँ नंबर आएंगे आपको, एक्ट की तरह ही नंबर आएंगे। इसको तब आप लिख सकते हो। ठीक है। चुनाव करना बहुत महत्वपूर्ण है LSW के लिए, कौन सा प्रश्न का चुनाव आप कर रहे हो। ठीक है। वहीं पर आपको 20-25 नंबर का अंतर दिखाई पड़ जाएगा चुनाव करने में। कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत, एक तो मान ही चलो कि हमको कारखाना अधिनियम से एक प्रश्न लिखना है। अब उसमें किसी वर्ष कार्य के घंटे, महिलाओं के कार्य संबंधी आ जाए, कभी स्वास्थ्य और कल्याण आ जाए, कभी सुरक्षा आ जाए, इन्हीं सब चीज़ों में से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप कारखाना अधिनियम को समग्रता में पढ़ लेते हो तो निश्चित रूप से आपको आएंगे नंबर। हाँ,
टिप्पणी में अगर कभी आया तो कार के घंटे पूछ सकता है, परिसंकट में प्रक्रिया पूछ सकता है, वो सब प्रश्न आ सकते हैं। उन सबको भी परिसंकट में प्रक्रिया को जरूर तैयार कर लेना चाहिए, 41H वाला। ठीक है, इसमें इस बार मैंने कहा है कि स्वास्थ्य और कल्याण आने की संभावना है, और सुरक्षा भी पढ़ लीजिएगा ताकि आप अपने को भी सुरक्षित रख पाइए। ठीक है, तो सुरक्षा भी पढ़ लेना है सुरक्षित रहने के लिए। तो आप स्वास्थ्य और कल्याण, इसको प्राइमरी रूप से यही आने की संभावना मेरे विचार से लगती है, लेकिन आप सुरक्षा भी पढ़ लेंगे तो और सुरक्षित आप अपने आप को महसूस करेंगे। अब ये जो तीसरे क्वेश्चंस में है, ध्यान रखिएगा, इसको 2 सेगमेंट में बांटा हुआ है, क्योंकि अब क्वेश्चंस को 2 सेगमेंट में बांटा जा रहा है। इसमें आपको ये ऐसे प्रश्न अगर आप चुनेंगे, क्योंकि छोटा कर देता है, और इसको अगर आप चुनेंगे तो आपको बहुत अच्छे अंक मिलेंगे, क्योंकि परीक्षक जो है 19 में आपको 15 भी अंक दे दे, उसमें कहीं तकलीफ नहीं है। 38 में वो 30 नहीं देगा, ये तय जान लीजिए। इसलिए जो टूटा हुआ प्रश्न, छोटा प्रश्न है, उसको ज़्यादा लिखने का प्रयास कीजिएगा। मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 के अंतर्गत दी जाने वाली कटौतियों का उल्लेख करें। अब इसमें यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है, मजदूरी भुगतान में आएगा ही मजदूरी भुगतान ही। अब इसमें अगर छोटा करेगा तो कटौती ही पूछा जा सकता है। भुगतान में जो कटौतियाँ की जाती हैं उसके संबंध में ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा। और जो बच्चे RSW का दे रहे हैं इंटरव्यू, मैंने उनको भी कहा कि ये तैयार करने के लिए पूछे जाते हैं। न्यूनतम मजदूरी, निर्वाह मजदूरी उचित मजदूरी में से कैसे भिन्न है? न्यूनतम मजदूरी का नियतन एवं संशोधन कैसे किया जाता है? कैसे न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण किया जाता है, उसका रेगुलेशन कैसे होता है? इस चीज़ों को, और ये तीनों की परिभाषाएं, ये इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट भी है और इस पर भी आने की संभावना बनती है, इस प्रश्न को आ सकता है। ठीक है, चौथे प्रश्न में बीड़ी तथा सिगार अधिनियम नियोजन की शर्तें 1966 के प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख करें। अक्सर है इन प्रश्नों में, इस सेगमेंट से जो प्रश्न आते हैं उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड ही प्रश्न पूछता, इसलिए आप इसी को ही तैयार कर लीजिए। प्रसूति हित लाभ 1961 के तहत किए गए नवीन प्रावधानों का उल्लेख करें, उनके प्रभावों का परीक्षण करें। अब इसमें मैंने क्या किया, थोड़ा सा, क्योंकि प्रावधान सब आप लोग रटे हुए, कहीं कोई दिक्कत है, जो नवीन प्रावधान है उस पर ही इम्फेसिस डालिएगा और उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। मेरी विचार से स्मार्ट क्वेश्चन होगा ये प्रभाव वाला, क्योंकि उसमें कुछ आपके अपने थॉट्स होंगे कि इसको देने से क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो आप जो भावी पीढ़ी है उसके लिए सकारात्मक क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं, महिलाओं के स्वास्थ्य पर से क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाले हैं, इन सब चीज़ों को उल्लिखित करना है। तो ये अच्छा, ये इसको तैयार कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है उपादान की गणना कैसे की जाती है, किन स्थितियों में इसको जब्त किया जा सकता है। अब इसकी गणना पूछा है मैंने, देखिए ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गणना वाला सेक्शन। और अच्छा, मैं कोशिश करूंगा इसको डिस्कस करने की। उपादान वाला जो आप करते हो, गणना वाला, इसमें फॉर्मूला जो आप बनाते हो और लिख देते हो, कोशिश ये करना बेटा कि इसको मैथमेटिकल ढंग से कोई एक हाइपोथेटिकल ले लेना कि कोई व्यक्ति इतना का साल काम किया, इसके अंतिम वेतन इतना है, तो इसका मैक्सिमम कितना होगा। 2-3 सेगमेंट में इसको करके प्रूफ करोगे तो पूरा कैलकुलेशन आएगा मैथमेटिकल, और वहाँ पे बहुत अच्छे अंक मिलेंगे। ठीक है, खाली ऐसे लिख दोगे तो कम मिलेंगे, और मैथमेटिकल दोगे तो कहेगा लड़का एकदम बिल्कुल इसका उदाहरण दे के प्रस्तुत किया, इसका मतलब इसको जानकारी अच्छी है, और वहाँ पे आपको वो नंबर देगा। चूँकि उसको सब क्वेश्चन सब लोगों में ऐसा नहीं मिलेगा, और आप लोग लिखोगे तो आप मिलेगा, क्योंकि बहुत रहता है। तो थोड़ा जो मेरे बच्चे सुन रहे हैं थोड़ा लाभान्वित हो। बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 के क्रियान्वयन का आलोचनात्मक परीक्षण करिए। अब ये एक्ट का आलोचनात्मक परीक्षण करना, यानी इस एक्ट में जो प्रावधान है उसकी आलोचना करते हुए आपको एनालिसिस करनी है, प्रावधान के साथ साथ उसकी आलोचना भी करनी। ठीक है, ये रहा हमारा फर्स्ट सेगमेंट। ठीक है, इसके अतिरिक्त और आप अपना पढ़ लीजिए, अच्छी बात है, सुरक्षित रहेंगे तो आप तनाव मुक्त रहेंगे। लेकिन इसको अंतिम समय तक पढ़ना है, लास्ट आवर रिवीजन वही होगा। ठीक है, यानी इसकी सिनॉप्सिस बना करके आप अपने पॉकेट में रख रहिए,
रास्ते में चलिएगा, जब लास्ट आवर तक पहुँचे तो आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत कहाँ कहाँ है, करते ही होंगे आप लोग। खंड ख पे आते हैं, औद्योगिक संबंध की अवधारणा एवं विभिन्न पहलुओं की व्याख्या कीजिए। ठीक है, बिहार सरकार की नई श्रम नीति के आलोक में औद्योगिक संबंध की महत्ता की विवेचना कीजिए। अब ये प्रश्न मैंने कोविड-19 के बाद जो श्रम नीति बनी बिहार सरकार के द्वारा बनाई गई, ठीक है, श्रमिक कोड वाला चीज़, वो सब चीज़ लेकर के बिहार सरकार का भी केंद्र सरकार का भी जो नई श्रम नीति बनी है उसका उल्लेख करते हुए आप इसको देंगे, और उसका प्रभाव क्या पड़ेगा इकोनॉमी पर, बिहार की इकोनॉमी पर, उसको आप उल्लिखित करेंगे। उसकी महत्ता पूछी है मैंने तो आप इसको लिखेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है और ये दूसरों से थोड़ा आपको भिन्न करेगा, अपनी बातें रख पाएंगे आप। ऐसा क्वेश्चन आए स्मार्ट तरीके से आप इसको लिखेंगे, अपना इनोवेटिव तरीके से लिखेंगे, दूसरे से अधिक नंबर ला सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ वैसे प्रश्नों का चुनाव करिए जो आपको अलग दिखाए। एक्ट में क्या अलग दिखाएगा, सब वही प्रावधान लिखेगा जो आप लिखिएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा मेरा कहने का अर्थ क्या। श्रम संघ अधिनियम 1926 के प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख करें। अब ये पूरा एक्ट ही है। मैं एक्ट के संबंध में कहता हूँ 1947 वाला पिछली बार एक्ट के वहाँ से पूछा था, इस बार 26 से आने की संभावना है, श्रम संघ ही आएगा। तो श्रम संघ में वाला कोड वाली में भी जो नवीन चीज़ की गई है उसको जरूर उल्लेख कीजिएगा। पूछे अथवा ना पूछे, लास्ट में आप उसको जो कोड है श्रमिक कोड से जो मिला है इस बार जो बना है, ठीक है, वो श्रम संहिता जो बनी है उसको आप इसमें उल्लिखित करेंगे श्रम संघ वाले से। ठीक है, बैठकी एवं छटनी से संबंधित विधिक प्रावधानों का वर्णन कीजिए। अब देखिए ये चूँकि अभी छटनी भी हुई है, बहुत सारे बंदी भी हुई है, ठीक है, तो छटनी, बैठकी, काम बंदी, ठीक है, इन सब चीज़ों को आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। हो सकता है ये टिप्पणी भी करके दे दे लिखने के लिए, इन सबको तैयार हो लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न आएंगे चूँकि अभी ये प्रैक्टिस में था इसलिए आ सकता है। बिहार के सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों का संक्षिप्त में चर्चा करें। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है क्योंकि बिहार सरकार की जो अद्यतन सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है उन सब के डाटा होंगे इसमें, आप इसको अपनी तरीके से लिखेंगे, बहुत अच्छा अंक आएगा, जिसमें अपने को कुछ दे सको, अनेक डाटा दे सको, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे सको, वैसे प्रश्नों का चुनाव करिएगा। बहुत बल्क मात्रा में रहता है LSW में बच्चा, तो अपने को भीड़ से अलग दिखाने के लिए कुछ करना पड़ेगा आपको, कॉपी दिख जाए कि ये भीड़ से अलग है, तभी नंबर अच्छे अंक आते हैं। इस बार बहुत को नंबर दे दिया। भारत में आधुनिक प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता के योगदान को बढ़ाकर ही तीव्र आर्थिक प्रगति की जा सकती है। ठीक है, ये सब प्रश्न जो है बनाए हुए हैं प्रश्न है, ठीक है, मैंने बनाया तो आजकल ये सब आता है प्रश्न, ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। वर्तमान आर्थिक परिवेश में गरीबी और बेरोजगारी से निपटने के लिए सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। अब ये आएगा क्योंकि गरीबी बेरोजगारी से संबंधित बहुत चल रही है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से लेकर के तमाम देखिएगा, वो सारी बेरोजगारी से संबंधित स्टार्टअप नीति है, तमाम जितने बना रहे हो सब, स्वयं सहायता समूह बना रहे हो सब बेरोजगारी से, मनरेगा वगैरह तमाम सबको देंगे आप। तो ये प्रश्न आएगा तो इसमें बनाइए, अपने से बनाइए, और ये प्रश्न आए तो जरूर लिखिए। ठीक है, एकदम बता रहा हूँ। बिहार में महिला सशक्तिकरण की दिशा में चलाए जा रहे कार्यक्रमों, जो कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, एवं शासकीय नीतियों का परिचय किया। और शासन ने नीति जो बनाई है, जैसे कि महिलाओं को आरक्षण दी गई, ठीक है, शासकीय नीति है। ठीक है, अब चाहे पंचायतों में हो चाहे अब नौकरियों में भी हो, तमाम इन सबको दीजिएगा। 35% आरक्षण मिल रहा है तो उन सबको ये शासकीय नीति है। तो इसको बना करके, और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, इसके प्रभावों का भी उल्लेख करें, यानी कि इसका इम्पैक्ट महिला सशक्तिकरण पर कैसे पड़ा, GDP में कैसे योगदान बढ़ा, ये सब अंत आपके पैराग्राफ में आना चाहिए प्रमाण सहित। ठीक है, और ये सब प्रश्न लिखिए आप प्रमुखता के साथ। मेरा बस चले तो 3 क्वेश्चन अगर प्रमुखता हो तो 3 क्वेश्चन खंड ख से लिखूँ, 2 क्वेश्चन वहाँ से लिखूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं अपनी कुछ बातें जो मार्केट में जल्दी नहीं मिलती वो अपनी बातें हम रख सकेंगे। अनुसूचित जाति जनजाति की समस्या एवं उनके कल्याण संबंधी नीतियों का कार्यक्रमों का उल्लेख करें। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है।
इसमें संवैधानिक से लेकर के सरकार के जो कार्यक्रम है वो सब लिखना है। और आजकल पेपर में देखता हूँ मैं लगातार नीतीश जी अपने प्रतिदिन एक पन्ना जो है वो अपने कार्यक्रमों का, हर वर्ग के कार्यक्रमों के बारे में दे रहे हैं। उस पन्ना को फाड़ते चलिएगा और अपने उत्तर में उसको समाविष्ट करते चलिएगा, आपका उत्तर एलएसडब्ल्यू के लिए अच्छा बन जाएगा। उम्मीद है करते भी होंगे, जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए मेरा निर्देश है कि आप लोग इसको कर लेंगे। ठीक है, इतना प्रश्न मेरे विचार से इम्पॉर्टेंट बनता है बेटा, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा और इसको लास्ट आवर के रिवीजन के लिए इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। और इतना तैयार कर लेंगे, 5 क्वेश्चन लिख के आएंगे, तय जान लीजिए जरूर लिख के आएंगे। ये 100% की गारंटी अगर कहना चाहते हो तो मैं दिया 100% की गारंटी, तुम 5 क्वेश्चन को कहीं कोई नहीं गया हुआ, लिख के आओगे। ठीक है, क्वेश्चन पेपर जब दे के आओगे तब मुझे फ़ोन करना कि सर दे दिया। ठीक है, ये तय जान लो। ठीक, चलो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ और मैं फिर अगले सेगमेंट में मैं जीएस के कुछ अन्य पद के लेकर के आऊँगा। कुछ बच्चे अन्य सब्जेक्ट की मांग कर रहे हैं, बेटा मुझे समय मिला और क्वेश्चन पेपर अगर भेज दोगे तो शायद मैं देख करके करूँगा, चूँकि अब मैं हर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को लाऊँ और फिर करूँ, मेरे पास भी समय नहीं है। जो बच्चा चाहता है वो क्वेश्चन पेपर मेरे ये पर भेज देना, मैं देखूँगा कि क्या उसमें कर सकता हूँ, चाहे वो पीए हो, चाहे सोशियोलॉजी हो, जो भी विषय हो। ठीक है, इसके साथ ये है कि विभिन्न ईयर्स के क्वेश्चन पेपर भेज देना। एक बच्चे ने एलएसडब्ल्यू भेज दिया इसलिए मैं कर दिया आपको। ठीक है, तो चूँकि मेरे पास अब नहीं है कि मैं उतना देख पाऊँ और समय नहीं है मेरे पास बेटा, इतना ही कर रहा हूँ, यही बहुत है मेरे लिए। तो आप लोग के लिए भी मैं कहता हूँ जहाँ है मैं हेल्प कर रहा हूँ। मेरी कोशिश होती है कि सब बच्चों को मैं हेल्प कर सकूँ। जिसको नहीं चाहिए कोई बात नहीं है, वो बिल्कुल स्वतंत्र से रहें और आप भी अच्छा करें। कोई जरूरी है कि मेरे ही वाला चीज़ से लेके पढ़ें, लेकिन हाँ जरूर है कि एक बार सर्जरी निगाह से मेरा जरूर देख लेना। अनुभव है, बाल ऐसे नहीं उड़े। चलिए धन्यवाद आपका।